साथियों नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उसी श्रृंखला में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। अरावली जिसको स्थानीय भाषा में आड़ामाला पर्वत के रूप में जाना जाता है या अडावली पर्वत भी इसको कह दिया जाता है। ये राजस्थान का ही नहीं जबकि विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत श्रृंखला है। दोबारा फिर ध्यान दें इस बात पे, दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित का मतलब वलन पड़ने से, फोल्ड पड़ने पर ये जो क्षैतिज संचलन की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अरावली अगर मैं बात करूं तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये किस युग की है, तो प्री क्रेम्बियन युग की ये संरचना है। और प्री क्रेम्बियन युग में जब पृथ्वी ठंडी हुई उस समय ये वलित पर्वत के रूप में दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है। अरावली की अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्र में, तो अरावली राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में 550 किलोमीटर यानी कि अरावली का लगभग 80%। ये जो भी आंकड़े मैं बोल रहा हूँ वो आरएएस में जीके के एग्जाम में बारी बारी रिपीट हुए हैं, तो आप इनका नोट्स बना लें अच्छी तरीके से। अरावली प्री क्रेम्बियन युग यानी कि तकरीबन आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली अपने अस्तित्व में आ गई थी। कितना? 70 करोड़ वर्ष पूर्व प्री क्रेम्बियन युग में अरावली जो थी अपने अस्तित्व में आ गई थी। और अरावली की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। मैं यहाँ आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, कितनी? 692 किलोमीटर है। यह अरावली आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें यानी कि यहाँ पर दिल्ली के पास रायसीना हिल्स है। दिल्ली के पास, जहाँ मैंने इसको अंडरलाइन किया है, दिल्ली के पास रायसीना हिल्स से लेकर गुजरात के पालनपुर तक, यानी कि दक्षिणी में यहाँ गुजरात के पालनपुर तक इसकी कुल लंबाई 692 मीटर है। कितनी? 692 मीटर है। इसका 80% भाग राजस्थान में है, यानी कि 550 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 550 किमी। और अरावली की कुल लंबाई जो है वो है 692 किलोमीटर। बात समझ में आ गई होगी। अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, 930 मीटर है। कितनी? 930 मीटर है। यह अरावली की औसत ऊंचाई है, 930 मीटर। सामान्यतः अरावली जो है वो राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी की तरफ राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, यानी एक तरफ 40% हिस्सा और दूसरी तरफ 60% हिस्सा। यानी कि मैं इसको 6:4 कह सकता हूँ। 4 तो पूर्वी भाग में रह गया और 6 जो भाग है वो मरुस्थलीय हिस्सा है। यानी अरावली न केवल राजस्थान में स्थलीय विभाजक है जबकि ये जल विभाजक का कार्य भी करती है। अरावली के पश्चिमी की नदियां अरब सागर की तरफ जाने वाली या अंतः प्रवाही नदियां हैं और पूर्व की नदियां जो है उनमें सामान्यतः जो है बंगाल की खाड़ी का अपवात अंतर है। तो अरावली जल विभाजक भी है और स्थल विभाजक के रूप में भी अरावली अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब बात करें कि अरावली जो है वो वर्तमान में कैसी है, तो आप इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें कि अरावली जब निर्मित हुई आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व, तो अरावली उसके बाद इसमें 3 बार भूगर्भिक हलचलों के कारण इसमें पुनः उत्थान हुए। 3 बार। कितनी बार? 3 बार अरावली में पुनः उत्थान हुए। तो ये एक चट्टानी जो संरचना है उसमें अगर हम देखें तो दक्षिणी अरावली में ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको देखोगे, एक तो उदयपुर समूह के रूप में और एक जाडोल समूह के रूप में। यानी कि ये जो है ये जाडोल समूह है और ये उदयपुर समूह के रूप में जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और ऊपर की तरफ अरावली जो है मध्य अरावली से ऊपर एक तरफ रायलो सीमा के रूप में, एक तरफ आजमगढ़ और एक तरफ अलवर समूह के रूप में 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली की रायसीना हिल्स जो है वहां से लेकर पालनपुर गुजरात तक जो है अरावली मुख्य रूप से दक्षिणी
पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली है। बात यहाँ तक अगर समझ में आ गई है तो मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ जिसको आपने नोट करना है। अरावली खेतड़ी झुंझुनू से शुरू होकर राजस्थान में, अरावली खेतड़ी झुंझुनू से शुरू होकर राजस्थान के गुजरात सीमा पर खेड़ बर्मा तक लगभग 550 किलोमीटर है। कितनी? 550 किलोमीटर है। ये जो है 550 किलोमीटर वो राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू से लेकर खेड़ बर्मा गुजरात सीमा तक, बाकी इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो अरावली का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 9.3% है। तो अगर 9.3% को हम देखें तो इसमें लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली एक बीड़ और जंगल जैसी अवस्था में है, तो 9.3% कुल भौगोलिक राजस्थान के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या जो है राजस्थान की इसमें निवास करती है। मैं आपको लंबी कहानी ने बता के इन शॉर्ट में जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करूंगा। अगर उस पर हम चर्चा करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अरावली का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी अरावली का पूर्वी हिस्सा, उसको आप देखोगे तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा देखिए आप। अरावली का पूर्व हिस्सा, तो अरावली का जो ये पूर्व हिस्सा है इसमें एक महान सीमा भ्रंश है, महान सीमा भ्रंश या दी ग्रेट बाउंड्री फोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। भ्रंश का मतलब होता है चट्टान का टूटना, यानी कि फोल्ट होना, टूट जाना। तो यहाँ पर ये जो चट्टानें हैं वो अगल बगल खिसक गई है, यानी कि ये मैदानी भाग इस तरफ और दक्षिणी जो भाग है ये अरावली का इस तरफ, यानी दो जब किसी भी टूटी हुई चीज़ों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में दरार जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है कि उनके कुछ भाग जो है एकदम पूर्णतया नहीं जुड़ पाते हैं। उसी तरीके से ये एक फोल्ट है जिसको महान सीमा भ्रंश के रूप में हम जानते हैं। अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है जो अरावली को मैदानी भाग से अलग करती है। इसको हम बेंगू चित्तौड़गढ़ में और कोटा में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, बाकी धीरे धीरे ये अलवर तक आगे बढ़ता है। तो इसको हम महान सीमा भ्रंश के रूप में जानते हैं। ये 4 एग्जामों में रिपीट हुआ है कि ये किस साइड में है, या तो इसकी साइड पूछ ली जाती है या महान सीमा भ्रंश स्थित है तो अरावली के पूर्वी किनारे पर, अरावली के बिल्कुल पास पास जो मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अलग करता है। तो बेंगू चित्तौड़गढ़ में और बेंसरोडगढ़ तक कोटा में हम इस भ्रंश को स्पष्ट देख सकते हैं, इस फोल्ट को हम स्पष्ट देख सकते हैं। अब बात आती है कि अरावली जो है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई किस ओर है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो दक्षिणी अरावली की तरफ है और मध्य अरावली बहुत नीची है, मध्य अरावली बहुत नीची है, जबकि उत्तरी जो अरावली है वो सामान्यतः दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटियां, ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ है। मैंने आपको बताया कि 930 मीटर जो है अरावली की औसत ऊंचाई है, जबकि मध्य जो अरावली है वो बहुत नीची है और दक्षिणी अरावली की ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है। इसका अगर हम बात करें कि वर्तमान में अरावली किस रूप में है तो ये एक अपशिष्ट पर्वत के रूप में, अपशिष्ट का मतलब बचा हुआ। अब 70 करोड़ वर्ष से जो नदियां हैं, जो ताप है, तुषार है और वेदरिंग की जितनी भी घटनाएं हैं वो इस पर अपक्षय और अपरदन के कार्यों के दौरान ये अब बचा खुचा अपशिष्ट बचा हुआ पर्वत है। लेकिन वर्तमान में अगर इसकी चट्टान हम देखें तो ये मुख्यतः क्वार्टरजाइट चट्टान में कन्वर्ट हो चुकी है। किसमें? क्वार्टरजाइट में। क्वार्टरजाइट का मतलब ये है कि ये एक कायांतरी चट्टान है जो चट्टानों में सर्वाधिक कठोर होती है। तो ये प्रश्न भी कई बार आया है कि कौन सी चट्टानों से निर्मित है। तो ज़्यादातर जो चट्टानें ग्रेनाइट की थी जो अपरदन के कार्यों के दौरान कई रूपों में कन्वर्ट हुई, जैसे बलुआ पत्थर है, यानी कि रेत, रेत से बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से क्वार्टरजाइट में चट्टान कन्वर्ट होती है और ये प्रक्रिया जल के नीचे होती है। लेकिन जो भाग जल के नीचे नहीं रहा वह जो बेसाल्ट का था वो फाइलाइट में कन्वर्ट हो गया। किसमें? फाइलाइट में। तो अरावली मुख्यतः क्वार्टरजाइट और फाइलाइट की चट्टानों से निर्मित है। लेकिन दक्षिणी अरावली का ये भाग जो है ना, जालोर और सिरोही, ये भाग अभी भी अपरदन से रहित होने के कारण ये ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टानों का सामान्यतः जो है अरावली
में ये जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, इनका सामान्यतः प्रयोग होता है भवन निर्माण या जो हमारे भू सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, ये मुख्य बात थी कि अरावली से संबंधित। अब बात ये आती है कि अरावली की कुछ चोटियां जो बारी बारी जो है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और विशेष तौर से अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में चोटियों का क्रम या चोटियों की ऊंचाई या फिर पठारों के रूप में पूछा जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले चोटियों की। तो चोटियों में हम बात करते हैं कि अरावली, उत्तर अरावली से हम लगते हैं, और उत्तर अरावली में जो मुख्य चोटियां हैं उन पर बात हम करते हैं। तो उत्तर अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है रघुनाथगढ़, यानी सीकर में है। कहाँ पर है? रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित चोटी है, जो लगभग 1055 मीटर ऊंची है। उसके बाद खो अलवर में है, 920 मीटर है। बेराट भी खो हाँ, उत्तर अरावली में सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो सीकर में रघुनाथगढ़ है, जो 1055 मीटर है। और अलवर में जो मुख्य चोटी है उदयनाथ की पहाड़ी या उदयनाथ की चोटी, ये उदयनाथ की चोटी भी कई एग्जामों में रिपीट हुई है। ये ऊंचाई के लिए ज़्यादा फेमस नहीं है, जबकि यहाँ से रूपनगढ़ जो नदी है वो निकलती है, इसीलिए पूछा गया है कि उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये अलवर में स्थित है। बात आती है खो जो है जयपुर में स्थित एक चोटी है जो 920 मीटर ऊंची है। आप ये चोटियों की ऊंचाई जो है वो लिखते जाइएगा, और मैं ये ऑथेंटिक सोर्स से आपको ऊंचाइयाँ बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 मीटर की जो हेर फेर जो है अन्य किताबों में दे रखी हो। तो 920 मीटर खो की ऊंचाई है, और 704 मीटर जो है बेराट जो जयपुर में स्थित है इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा जो बाबई है झुंझुनू में स्थित है, ये भी कई बार रिपीट हुई है। या फिर जो उत्तरी अरावली है उसमें हर्ष पर्वत के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जो कि सीकर में है। ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, हर्ष पर्वत। अब मध्य अरावली की जो ऊंची चोटियां, उनमें मुख्यतः 2 ही चोटी हैं। अगर मैं बात करूं तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ जो है वो लगभग 773 मीटर ऊंची है। कितनी? लगभग 873, सॉरी बोलने में मिस्टेक हुई, 873 मीटर ऊंची है। जबकि जो नाग पहाड़ है जहां से लूणी नदी निकलती है, ये भी अजमेर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 795 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगर हम दक्षिणी अरावली की बात करें और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो बात आती है, ये लगभग सारी ऊंची जो चोटियां वो सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में। सिरोही में सबसे ऊंची चोटी और अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जिसको संतों का सीकर या हिंदू ओलंपस के रूप में कर्नल जेम्स टॉड ने उपमा दी थी, या ये संतों के सीकर के रूप में, तो इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची चोटी है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची चोटी है। ये पूर्व की किताबों में हो सकता है कि 1727 मीटर ऊंची दे रखी हो, क्योंकि ये पुराना पर्वत है, इसलिए चोटियां इसकी निरंतर जो है वो छोटी हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 873 मीटर जो है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ की ऊंचाई है, लेकिन सामान्यतः नई बुकों में इसको 870 मीटर दे रखा है। ये 870 जो है वो ठीक है आंकड़ा, क्योंकि धीरे धीरे ये चोटियां जो है अपरदित होकर छोटी हो रही है, जबकि हिमालय अभी भी यंग है, उसकी चोटियां ऊंची हो रही है। इसका मतलब सामान्यतः दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर के रूप में परिभाषित होती है। लेकिन आजकल जो बुकें आ रही है नई संशोधित आंकड़ा, वो 8,850 मीटर ऊंचा दिखाया जा रहा है। इसका मतलब हिमालय की चोटियां आज भी प्रतिवर्ष जो है ग्रोथ कर रही है, जबकि अरावली की जो चोटियां हैं वो धीरे धीरे छोटी हो रही है। अब बात करेंगे हम दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत की, तो वो है शेर। शेर जो है अरावली में स्थित 1597 मीटर ऊंचा है। शेर अरावली में स्थित 1597 मीटर ऊंची पर्वत है। फिर हम बात करें जरगा की, तो जरगा 1431 मीटर उदयपुर में स्थित एक क्षेत्र है, जरगा चोटी है। या फिर देलवाड़ा या दिलवाड़ा, ये भी उदयपुर में स्थित है, ये 1442 मीटर ऊंची चोटी है। या फिर अचलगढ़ की बात करें हम, तो अचलगढ़ सिरोही में है, और अचलगढ़ 1380 मीटर ऊंची चोटी है। अब बात हम ये कर रहे हैं, ये चोटियां तो जो ऊंचाई है इनकी,
ये मैं आपको प्रश्नों में हल करवा दूंगा ताकि ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ पठार हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है, हम बात कर रहे हैं बोराट के पठार की। तो बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ से गोंगुदा के बीच में स्थित, कुंभलगढ़ से गोंगुदा के बीच में स्थित ये राजसमंद और उदयपुर में स्थित पठार है, जिसको बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ही जरगा और रांगा पहाड़ियों के बीच में जो हरे घास के मैदान है उसको दशहरों के नाम से जाना जाता है। दशहरों या कई बुकों में इसको 10 हेरों के नाम से भी इसको परिभाषित किया गया। ये घास के मैदान है, 10 हेरों, है ना। ये घास के मैदान है जो कि जरगा और रांगा की पहाड़ियां हैं उदयपुर में। दशहरों समझ गए होंगे आप। दशहरों जो है वो एक तरह का घास युक्त क्षेत्र है जिसमें राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और राजसमंद में स्थित है। यहाँ दक्षिणी में एक पठार और है जिसको भोमट का पठार कहते हैं। यहाँ पर भोमट का पठार सामान्यतः पश्चिमी उदयपुर और डूंगरपुर में स्थित है जो भील बहुल क्षेत्र है। ये आरपीएससी 2007 में रिपीट हुआ, उसके बाद कई बार जो है रिपीट हुआ। ये किसान आंदोलनों के लिए भी जाना जाता है। तो उदयपुर और डूंगरपुर में स्थित ये पश्चिमी की गुजरात से सटा हुआ एक पठार है जिसको हम भोमट भील बहुल क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अब बात आती है जो हमारा सिरोही है, सिरोही के आसपास के सिरोही और जालोर में जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं उनको भाखर के रूप में परिभाषित किया जाता है। भाखर के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन यही अगर हम उत्तर अरावली की तरफ देखें तो इसको टेकरी डूंगरी के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। डूंगरी का मतलब छोटी एक जो रेत के या कंकड़ पत्थरों के एक ढेर के रूप में होती है, उसको हम जानते हैं। एक आप थोड़ा ध्यान रखना, डोरा पर्वत, डोरा जो पर्वत है वो जालोर में स्थित है। इसी तरह से जो अरावली है इसके अंदर कई अन्य पठार भी हैं जिनको छोटे छोटे रूप में लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ये उदयपुर में है। और अरावली जो है उदयपुर में एक जो बेसिन है अरावली का वो इस तरह का है जिसको मैं प्याले नुमा कह सकता हूं या तस्तरी नुमा बेसिन कह सकता हूं, जिसमें उदयपुर बसा हुआ है, जिसको स्थानीय तौर पर गिरवा के रूप में परिभाषित किया जाता है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है या एक झोलदार बेसिन जो है वो यहाँ पर स्थित है, इसको हम गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। अब बात आती है छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां साथियों बाड़मेर में है, इस बात को विशेष तौर से याद रखना। लेकिन छप्पन का जो मैदान है वो जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। छप्पन का मैदान माही नदी का बेसिन है ये, तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। लेकिन अगर बागड़ क्षेत्र आपसे पूछा जाए या बागड़ प्रदेश पूछा जाए तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। अब तक हम बात कर रहे थे अरावली की मोटी मोटी सामान्य बातों पर। अब हम बात करेंगे जो आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं बारी बारी, लेकिन मैं इन प्रश्नों को आपके लिए शोध करके लेके आया हूं। फिर भी सभी प्रश्नों को शामिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को शामिल करने की, और हम हल करते हैं इन प्रश्नों को। तो देखिए पहला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। यहां हम बात करेंगे पठार की, क्योंकि सारी बातें जो है लेक्चर में स्पष्ट नहीं हो पाएगी, तो मैं यहां कर दूंगा बोराट का पठार। बोराट का पठार जो है वो मैंने बताया गोंगुदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित पठार है जो राजसमंद उदयपुर में है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का जो पठार है वो थोड़ा आप देखेंगे, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों में शामिल होता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों में शामिल होता है। तो ये हमारा क्या है, एक पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार जो सिरोही में सबसे ऊंचा पठार है साथियों, इस बात को याद कर लें। उड़िया का पठार जो है इसी में ही गुरु सीकर चोटी जो है वो स्थित है, या माउंट आबू जो पिकनिक पॉइंट है वो भी यहाँ स्थित है। उड़िया का पठार, या कई बुकों में इसको उड़िया का पठार भी लिखा हुआ है। तो उड़िया या उड़िया का जो पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1380 मीटर ऊंचा है, जितनी की आपकी जो अचलगढ़ की चोटी है 1380 मीटर, उतना ही ऊंचा ये है। ऊपर माल जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ये
जहाजपुर से लेकर जो बिजोलिया तक ऊपर जो उठा हुआ भाग है उसको ऊपर माल या इसको हम माल खेराड़ और खेराड़ के रूप में भी परिभाषित करते हैं। अगला देखो, कुंभलगढ़ गोंगुदा की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये अभी हम बात कर रहे थे, बोराट का पठार है, बोराट का। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो मेसा का पठार। अब यहाँ आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कि मेसा या बूटी दो ऐसी संरचनाएं हैं जो सामान्यतः मेसा मेज जैसी आकृति का पठार होता है, यानी ऊपर से सपाट जबकि एकदम ऊपर उठा हुआ। ये राजस्थान में जो मेसा का पठार है वो सबसे ऊंचा मेसा का पठार है, लेकिन बूटी जो होती है स्टूल जैसी आकृति की होती है, यानी आकार में ऊपर छोटी होती है। तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला जो है वो स्थित है और ये 6x4 किलोमीटर चौड़ा, यानी कि लगभग जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो 24 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। ये मेसा का पठार है जो 1860 मीटर ऊंचा है, 1860 फीट ऊंचा है। इस बात को विशेष नोट कर ले, 1860 फीट ऊंचा है। अब बात आती है शेर, गुरु सीकर, जरगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़, डोरा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये अरावली के दक्षिणी पश्चिमी यानी कि सिरोही और जालौर में स्थित है। डोरा पर्वत जालौर में है, अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है, जरगा देलवाड़ा जो है उदयपुर में, और गुरु सीकर और शेर भी सिरोही में। तो शेर, गुरु सीकर और अचलगढ़ जो है वो सिरोही की चोटियां हैं, जबकि जरगा और दिलवाड़ा जो है वो उदयपुर की चोटियां हैं। यहां अगर हम बात करें तो अचलगढ़ 1380 मीटर, दिलवाड़ा 1442, जरगा जो है वो 1431, गुरु सीकर 1722 और शेर जो है वो है 1597 मीटर ऊंची चोटी। ये अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट इनकी ऊंचाइयां जो है वो नोट करिएगा। हाँ, अब बात आती है अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर है? तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ बताऊं तो यहाँ सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च पर्वत है वो है आपका तारागढ़। अरावली का ऊंचा तारागढ़ है। अब बात आती है, क्योंकि इन ऑप्शनों में ये कितनी बार 6 बार रिपीट हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित में से चोटियों की ऊंचाई का अवरोही क्रम बताइए। चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम का मतलब है हम बढ़ते से घटता हुआ क्रम लेंगे। तो अवरोही क्रम है ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोंगुदा और जरगा। यानी कि इसको उल्टा क्रम में लिखोगे तो पहले आएगा ये ऋषिकेश, फिर आएगा सज्जनगढ़, फिर आएगा गोंगुदा, फिर आएगा जरगा। यह अवरोही क्रम है। शेर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़ को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे नीची जो चोटी है तारागढ़, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया 873 मीटर। फिर आती है अचलगढ़ जो 1380, फिर आएगी जरगा, जरगा 1431 और शेर आएगी 1597। यानी कि उल्टा क्रम ही आपको लिखना है। ये भी 3 बार रिपीट हुआ है और ऊपर वाला प्रश्न 8 बार रिपीट हुआ है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां कौन से प्रदेश में स्थित है? हालांकि यह अरावली का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं आपको कि इसको हॉर्स शू के रूप में, यानी कि घोड़े की नाल जैसी आकृति की पहाड़ियां जो है 12 में है। रामगढ़ ये 12 में स्थित है, तो हड़ौती के पठार में स्थित है। ये कई बार रिपीट हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान करना क्योंकि हाल ही में यहाँ यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाल ही में यूरेनियम के भंडार भी यहाँ मिले हैं और विद्वानों का मत है कि यहाँ कभी उल्का पिंड टकराया था, उसकी वजह से जो है यह अरावली है। इसके पूर्व में पठारी जो भाग उसमें एक हॉर्स शू यानी कि एक घोड़े की नाल जैसी आकृति की पहाड़ियां हैं गोलाकार। हर्ष पर्वत सीकर में स्थित है। ये 6 बार रिपीट हुआ है ना। यहाँ हर्ष मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर हिंदू ओलंपस, ये हालांकि यहाँ ओलंपिक लिखा गया, हिंदू ओलंपस या फिर इसको संतों के सीकर के रूप में परिभाषित किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। यह 5 बार रिपीट हुआ है। यह सिरोही में स्थित है। बारी बारी इसकी ऊंचाई पूछी जाती है सामान्य एग्जामों में, तो 1722 मीटर है। उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा या तस्त्री नुमा बेसिन, जहां उदयपुर बसा हुआ है। अगर इन पहाड़ियों में भयंकर बरसात आए तो उदयपुर जो है वो डूब सकता है। यानी कि बिल्कुल बेसिन है ये, नीचे बट्ठल जैसी आकृति की ये पहाड़ियां हैं।
बोमट का पठार कहाँ स्थित है? तो बोमट भील बहुल क्षेत्र के रूप में मैंने कई बार जिक्र किया, ये 6-7 बार रिपीट हुआ है अभी हाल ही में 19-20 के एग्जामों में, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हैं या अन्य पेपरों में। तो बोमट का पठार जो है अरावली के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित, या मैं यूं कहूं कि पश्चिमी उदयपुर और डूंगरपुर में स्थित भील बहुल क्षेत्र है। अब बात आती है मेरवाड़ा की पहाड़ियां, बहुत बार रिपीट हुआ, ये मध्य अरावली का सबसे नीचा भाग है या अरावली का सबसे नीचा भाग है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है अजमेर में स्थित है या मध्य अरावली में स्थित है, जैसा कि ऑप्शन में आपको पता लगता है कि मध्य अरावली में। अब बात आती है निम्न चोटियों का मिलान कीजिए, ये 50 बार रिपीट हुआ है प्रश्न। कितनी बार? 50 बार रिपीट हुआ है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको ऊंचाई बताई खो की, तो 920 मीटर है, अचलगढ़ 1380 है, बाबई 880 है, उदयनाथ की जो पहाड़ी है वो अलवर में है। इसकी ऊंचाई मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं जिससे रूपनगढ़ नदी निकलती है, तारागढ़ 873 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, बेराट की जो है 704 मीटर ऊंचाई है। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो अरावली पर्वत में लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, बोराट मैं बता चुका हूँ राजसमंद उदयपुर में, उड़िया का पठार सिरोही में है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। मालवा का पठार जो है वो अरावली का हिस्सा नहीं है, ये क्रीटिशियस युग में दरारी उद्गारों के कारण इसका निर्माण हुआ था। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। आप देख रहे हैं कि उड़िया का पठार सिरोही में है। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ये माही नदी का सिंचित बेसिन है, प्रतापगढ़ में इसको कांठल भी कहा जाता है। केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है, यानी यहां अरावली की कई नाल हैं जो आपको समझनी होगी। एक तो देसूरी की नाल जो राजसमंद और उदयपुर में स्थित है, और हाथीगुड़ा की, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर नाथ की नाल जो है वो सामान्यतः इस अरावली के प्रमुख दर्रे हैं जिनसे क्रॉस किया जा सकता है। दर्रों का मतलब है तंग रास्ते। देशहरो या दशहरो जो है एक घास युक्त क्षेत्र है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जरगा और रांगा उदयपुर की जो पहाड़ियां उनके बीच में हरी घास युक्त क्षेत्र है जो पशु चारण के लिए इस्तेमाल होती है। तो एक घास युक्त क्षेत्र है और इसको हम 10 हैरो के नाम से जानते हैं या देश हैरो के नाम से जानते हैं। सिरोही क्षेत्र में पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो ये भाकर, यानी जालौर और सिरोही में इसको भाकर कहा जाता है, यानी बीड़, डांग और डूंगरी। डूंगरी जो है वो उत्तरी अरावली में कहा जाता है, छोटी जो पहाड़ियां होती हैं उनको। डांग क्षेत्र जो है वो जो है सवाई माधोपुर करौली में स्थित जो चंबल नदी है उसका एक उबड़ खाबड़ इलाका है जिसको डांग क्षेत्र के रूप में या डांग भूमि के रूप में, बीड़ भूमि के रूप में जाना जाता है। अरावली है एक प्राचीन वलित पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है, ये भी बात सही है, 70 करोड़ वर्ष से भी पुराना है, दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है ये। एक अपशिष्ट पर्वत भी है। उपरोक्त सभी ये बहुत बार पूछा गया है। अरावली का निर्माण हुआ तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, कार्बोनिफेरस युग या जुरासिक युग या क्रिटिशियस युग। जुरेसिक युग में तो मैं बता चुका हूं, पश्चिमी मरुस्थल में जो है टेथिस सागर पीछे हटना शुरू हुआ था। क्रिटिशियस युग में दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है दरारी उद्गारों के कारण उसका निर्माण हुआ था। कार्बोनिफेरस युग यानी कि परमियन कार्बोनिफेरस युग में बाप बोल्डर, बादुरा बालुकासम जो जोधपुर की संरचनाएं हैं वो उस युग की देन है। विशाल सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फोल्ड कहाँ स्थित है? तो यह अरावली के बिल्कुल सटा हुआ पूर्व में स्थित है, जो पश्चिमी भाग में अरावली और पूर्व भाग में इसके जो है मैदानी भाग है, या मैं यूं कहूं कि मैदानी पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अरावली से अलग करने वाला प्रमुख फॉल्ट है, ये प्रमुख भ्रंश है। तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे जो आपको पसंद आए होंगे और आप एक एक जो चीज़ मैंने बोली है उनको आप नोट्स के रूप में बना लें, ताकि ये बारी बारी रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और बारी बारी जो है रिपीट होते हैं, तो इनका उत्तर देने में मैं आपकी थोड़ी बहुत जो सहायता है वो कर सकता हूँ। हालांकि एक वीडियो में सारे अनुभव को निचोड़ कर बना देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सामान्यतः मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो क्लासें होती हैं या यूट्यूब की जो क्लासें होती हैं उनमें विद्यार्थी बोर हो जाते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि
मुझे थोड़ा संबल मिले, मोटिवेशन मिले और हिम्मत मिले, ताकि अपने बिजी शेड्यूल में से आपको थोड़ा समय निकाल कर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का महत्वपूर्ण भूगोल है, वो मैं आपको करवा सकूं। जय हिंद, जय भारत साथियों।